नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, यानी पीएम की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से चुप की बातें सामने आई और क्या क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसको हम सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। कल पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि इसके पीछे पाकिस्तान और खालिस्तान का समर्थन करने वालों की साजिश थी। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस भी इस साजिश में शामिल है। बीजेपी ने आरोप यह भी लगाया है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस देश में दंगे कराना चाहती है। ये वीडियो आप देखिए और वीडियो के जरिए आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों बीजेपी साजिश का नाम दे रही है। पहले ये वीडियो देखिए। तो ये वही वीडियो है जिसको बीजेपी ने जारी किया है और बीजेपी की तरफ से आरोप ये लग रहा है कि ना सिर्फ खालिस्तानियों का हाथ है इसमें सुरक्षा में चूक को लेकर, बल्कि कांग्रेस पार्टी, खासकर पंजाब कांग्रेस की इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका है। ये बीजेपी का बार बार आरोप लगाना है। ये तस्वीरें भी उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से कुछ लोग आकर सामने कहते हैं कि किसी भी सूरत में हम नहीं होने देंगे कार्यक्रम, और ये हुआ भी। लेकिन इस पे गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब तलब किया गया है राज्य सरकार से और बहुत सारी बातें ऐसी निकलकर सामने आ रही है जिससे साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह कहना है कल से लेकर आज तक बीजेपी का। और सुनिए आप। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का काफला जो कि फिरोजपुर पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करने जा रहा सी। गंदी सरकार मोदी करके मोदी पुੱਛਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਏਗਾ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਲੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और इस वक्त हमारे साथ विक्रांत जुड़ रहे हैं। विक्रांत, ये तस्वीरें और ये वीडियो और वीडियो का जो ऑडियो है उसके जरिए बहुत कुछ साफ हो रहा है, लेकिन बीजेपी ना सिर्फ खालिस्तानियों को शक के दायरे में रख रही है बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। पार्टी क्योंकि सूबे में सरकार चला रही है, सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है और प्रधानमंत्री का वहां पर कार्यक्रम था, तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पूरी सुरक्षा, पूरा वो वहां पर कार्यक्रम स्थल तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे, सारी जिम्मेदारी, ये पूरा इंतजाम करना राज्य सरकार का था। और पूरा जिस तरीके से वहां पर दिखाई दिया कि 15-20 मिनट तक प्रधानमंत्री हाईवे पर खड़े रहे, ऐसा शायद कभी देखा नहीं गया और इस तरीके की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि एक सामान्य रोड पर प्रधानमंत्री को किसी व्यवधान के कारण रुकना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये पूरी सब कुछ देखा सोचा समझ करके प्रदर्शनकारियों ने किया था। और सवाल बड़ा जो बीजेपी उठा रही है वो यही उठा रही है कि आखिर प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी जो सिर्फ पंजाब पुलिस को दी गई थी सरकार के नाते, तो वो प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंची, और अगर इस तरीके से उन तक जानकारी पहुंची और उन्होंने वो रूट को रोक दिया और प्रधानमंत्री को वहां से वापस जाना पड़ा, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। और जिस तरीके के बाद में बयान सामने आ रहे हैं प्रदर्शनकारियों के और सरकार की तरफ से, अभी तक ये माना नहीं गया है कि उनकी तरफ से कोई चूक हुई है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि आखिरी मौके पर प्रधानमंत्री का रूट बदला गया, सड़क से गए, तो बिना पुलिस और प्रशासन की जानकारी के प्रधानमंत्री के रूट को नहीं बदला गया था, उनको पूरी जानकारी थी और उसके बाद ये सब होना एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। पीएम, राष्ट्रपति, इन सभी के कार्यक्रम को देखा है और जब भी वो किसी भी प्रदेश में जाते हैं तो पूरा अमला जो है सरकार के स्तर पे, प्रशासनिक टीम हो, वो सब इसी पे उनका ध्यान केंद्रित होता है कि कैसे ये पूरा कार्यक्रम सफल हो जाए। लेकिन पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस क्या कदम उठा रही थी? देखिए, इसी कारण बीजेपी भी सवाल उठा रही है और सिर्फ बीजेपी नहीं, आप देखिए कि राज्य में आम आदमी पार्टी जो है वो भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के भी तमाम नेताओं के कल बयान सामने आए, उन्होंने भी ये कहा और कांग्रेस के भीतर से भी कुछ बयान सामने आए। सुनील जाखड़ का अगर हम बयान की बात करें, इन सभी लोगों ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के रूट में व्यवधान पड़ा, उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी और ये राज्य सरकार और राज्य पुलिस की पूरी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी बनती है और वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री का भी बयान कल सामने आया, उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहीं से भी ऐसा इल्म नहीं आ रहा कि पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस अपनी इस मामले में कोई गलती मानने को तैयार है, जबकि पूरा जो प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है कि इस मामले में एक बड़ी चूक हुई है और यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस मामले में सारी रिपोर्ट तलब की है और ये कहा है कि इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो देश के सबसे सिक्योर आदमी है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के साथ तमाम तरह के उठाए जाते हैं और बावजूद इसके इतना बड़ा चूक होना, इतने बड़े प्रदर्शनकारी वहां पर आ जाना और प्रधानमंत्री को अपने रूट पर वापस यू टर्न लेकर के वापस पहुंचना एयरपोर्ट, तो ये सब चीजें दिखाता है कि एक बड़ी चूक हुई है। प्रदर्शनकारियों तक ये जानकारी पहुंची हुई थी, अब वो कैसे पहुंची जानकारी, ये सब जांच का विषय है और ये सब चीजें साफ होंगी। लेकिन जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी किसान है उनके बयान सामने आ रहे हैं, उनके विजुअल सामने आ रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि एक बड़ी साजिश हुई थी जिसकी तरफ बीजेपी इशारा भी कर रही है। विक्रांत, हम कुछ वक्त के लिए अगर मान ले कि उस रूट से पीएम को नहीं जाना था और ये सीएम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि उन्हें रात में बकायदा एक कॉल आता है और कॉल के जरिए उनको यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि जितने भी प्रदर्शनकारी है उनको समझा बुझाकर आप वहां से हटा दीजिए। तो अगले दिन अगर प्रदेश में कहीं भी प्रदर्शनकारी उग्र होते हैं तो सीधे सीधे पीएम की रैली से रिलेट करके देखा जाता, तो फिर उन प्रदर्शनकारियों को क्यों किसी भी इलाके में क्यों मूव करने दिया गया जब पीएम का कार्यक्रम था? तो चाहे कोई भी कारण रहा हो, प्रधानमंत्री का जो रूट है उसको सेफ पैसेज दिलवाना राज्य सरकार का काम है, उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है। केंद्रीय एजेंसियां जो पीएम की सिक्योरिटी की एजेंसियां हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ लगातार दिखाई भी दे रही थी जब प्रधानमंत्री रुके हाईवे पर, तो इनका एकदम काम होता है कि राज्य सरकार और पुलिस का कि प्रधानमंत्री को एक सेफ पैसेज मिले और बिना किसी रुकावट के वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर प्रदर्शनकारियों को इस रूट की जानकारी कैसे थी? बीजेपी के तमाम नेता इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिनके रूट की जानकारी सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस को थी, ताकि क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक सेफ पैसेज दिया जाए प्रधानमंत्री को जाने के लिए, उनके काफिले को जाने के लिए, वो जानकारी इन तक कैसे पहुंची जो प्रदर्शनकारी थे और वो लोग वहां पर कैसे पहुंचे? तो ये एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं वो ये साफ दिखाता है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी और वो प्रधानमंत्री को रोकने के उद्देश्य से ही वहां पर आए थे और प्रधानमंत्री को वापस यू टर्न लेकर के जाना पड़ा, वो रैली स्थल तक नहीं जा पाए। ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि भारत गणराज्य देश है और यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच एक समन्वय होना चाहिए और प्रधानमंत्री के मामले में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी राज्य में, चाहे भले ही वो दूसरी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के शासन वाला, आपसी तालमेल से केंद्र और राज्य की ये पूरा देश चल रहा है, यही हमने देखा है, यही होते आया है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई कदम उठा रहा है तो सवाल के लिए जगह है और यही वजह है कि हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पीएम की सुरक्षा के साथ लापरवाही, खिलवाड़ क्यों? ये सबसे अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है। विक्रांत, मैं आगे भी आपका रुख करूंगी, लेकिन अब हम एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने कल से लेकर आज तक इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, इस पूरे वाक्य के बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बीजेपी ने क्या शक जाहिर किया है। बीजेपी ने शक जताया कि फिरोजपुर जाते समय पीएम की सुरक्षा से जो भी खिलवाड़ हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। बॉर्डर वाला इलाका है, बॉर्डर वाला राज्य है पंजाब, जिसको लेकर हम बार बार कहते रहे और जब वहां पे चुनाव हो तो संजीदगी बढ़ जाती है। पीएम का काफिला जहां रोका गया वो जगह पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ ही दूर पर है और बीजेपी ने इस बात की वजह से ना केवल इस मामले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है बल्कि पंजाब सरकार और कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल उठा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तो यह शक भी जाहिर किया है कि पीएम की सुरक्षा में जानबूझकर चूक हुई, जिसके पीछे पाकिस्तान और पंजाब सरकार की मिलीभगत हो सकती है। ये सवाल है किसका? ये बीजेपी का सवाल है। वेल हैच्ड प्लान है ये, वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसमें शायद पाकिस्तान का भी कुछ रोल है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है
गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर ट्वीट किया और कांग्रेस को घेरते हुए लिखा, सवाल उठाते हुए लिखा कि पंजाब में हुई घटना इस बात का ट्रेलर है कि कांग्रेस कैसे सोचती है और काम कैसे करती है। जनता के बार बार ठुकराए जाने से पागलपन के रास्ते पर है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के बड़े नेताओं को भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये अमित शाह का ट्वीट है, देश के गृह मंत्री का ट्वीट है। और पीएम की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक और ट्वीट किया है। उस ट्वीट की बड़ी बातें भी हम आपको बताते हैं। एमएचए ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर रिपोर्ट मांगी है, यानी गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब किया है पंजाब की सरकार से। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही अस्वीकार्य है, जवाबदेही तय की जाएगी। अमित शाह का ये दूसरा ट्वीट। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर घमासान मच चुका है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की खूनी साजिश नाकाम हो चुकी है। वहीं पंजाब के सीएम चन्नी ने दावा किया कि पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था और उनकी सुरक्षा में कोई चूक ही नहीं है। पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, रोज़ मेरे नाल भी होंगे है। हर स्टेट के जो चोणां आउंदियां, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क पर आके बैठ जाता है, ये हो जाता है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनू कई बार टैलीफोन किए कि जी असी लाठी चार्ज करके इन्हों पासे कर दिए, अरेस्ट कर लिए। मैं क्या नहीं, नैगोशिएट करके मनाओ, ये इन्हों मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असी रात भी कामयाब होए, उन्होंने पासे करने भी चाहे मनाउण दे विच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। प्रधानमंत्री जी ਤੇ कोई हमला नहीं होया, ना ही ऐसा की कोई सोच हुई है। तो ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम चन्नी ने क्या क्या बातें कही वो हम आपको सुनवा रहे थे, लेकिन इस बीच पंजाब में हुई घटना को लेकर, पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी ने बाकायदा आज एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो के जरिए अब बीजेपी अलग अलग एंगल से सवाल उठा रही है कि हुआ क्या कुछ है। तो कल पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि इसके पीछे पाकिस्तान और खालिस्तान का समर्थन करने वालों की साजिश थी। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस भी साजिश में शामिल है। बीजेपी ने आरोप यह भी लगाया है कि कांग्रेस देश में दंगे कराना चाहती है। यह वीडियो आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस वीडियो के जरिए और इस वीडियो की बातों के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी का जो शक है वो क्यों पाकिस्तान को लेकर है, वो क्यों खालिस्तान को लेकर है, वो क्यों कांग्रेस पार्टी को लेकर है और इन प्रदर्शनकारियों की मंशा क्या थी, इस वीडियो के जरिए साफ साफ पता चल रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का काफला जो कि फिरोजपुर पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करने ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਲਾ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਿੰਘਾ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और अब हम आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी हुई खबर कि कोरोना की रफ्तार अब कैसे देशवासियों को डराने के लिए तैयार है और राज्य अपने स्तर पे कैसे कदम उठा रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों में एक बार फिर लोगों में खौफ भर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 6 गुना तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 है। महाराष्ट्र में कल कोरोना के
26,000 से ज्यादा मामले सामने हैं। दिल्ली में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी एक दिन में मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो चुकी है। गुजरात में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां एक दिन में 3,350 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो ये अलग अलग एंगल से तस्वीरें और हर प्रदेश से आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसके अलावा और भी राज्य हैं जहां पे परेशानियां बढ़ी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं और यहां पे मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस वक्त अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि सिंह आरएमएल अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े, प्रियंका कंडपाल एलएनजेपी हॉस्पिटल से, इसके अलावा विवेक गुप्ता गोरेगांव से और अमित सिंह लोक बंधु अस्पताल लखनऊ से। मैं सबसे पहले रवि का रुख करती हूँ। रवि इस वक्त हमारे साथ आरएमएल अस्पताल से है। रवि, क्या स्थिति बनी हुई है? आंकड़े तो बहुत परेशान करने वाले, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर क्या स्थिति? अभी देखिए, अस्पतालों में स्थिति कोई दिक्कत नहीं है अस्पतालों के लिए। केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि अस्पतालों में बेड्स की अभी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। हालांकि केस तो अपनी जगह पर, केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 48,000 केस एक दिन में कल का जो आंकड़ा था, आज और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। आज इसका जो केस है बहुत तेजी से उछाल हो रहा है, क्योंकि 28 तारीख को ही 9,000 केस था एक दिन में और 6 गुना बढ़ गया 8 दिनों में। केंद्र सरकार ने अभी जो आकलन लगाया है कि 3 दिन में ओमिक्रॉन जो केसेस बढ़ रहे हैं, 3 दिन में डबल हो रहा है। जो डबल केस यानी कि अगर 10 केस आज है तो 20 केस 3 दिन के बाद हो जा रहा है। तो केस में बहुत तेजी से उछाल हो रहा है। अस्पतालों में स्थिति यह है कि अस्पताल में बेड्स अभी पूरी तरीके से खाली हैं। ये राहत की बात है रवि जो आप बता रहे हैं। एक बार फिर से हम दिल्ली के आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रखते हैं और फिर से अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की दिन ब दिन बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश छोड़कर, यानी आप मेडिकल लीव नहीं ले सकते हैं, दी गई सभी छुट्टियां, मेडिकल लीव को छोड़कर बाकी जितनी छुट्टियां हैं उसे रद्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने अपने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए करीब 1,000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब कोरोना मरीजों के लिए बेड की कुल संख्या 3,316 से बढ़कर 4,350 बेड कर दी गई है। एलएनजेपी हॉस्पिटल से प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, राहत की बात इस बीच हमने ये देखा कि लोग बीमार तो हो रहे हैं, आंकड़ों में बढ़ोतरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घर पे ही ठीक हो रहे हैं और अस्पताल में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन आप जहां पे मौजूद है वहां की स्थिति क्या है? मैं एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हूं और ये कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है। मैं यहाँ आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखेंगे आप कि अभी भी बाकी ओपीडी वगैरह के लिए लाइन लगी हुई है और हर अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है। जैसे कि इस अस्पताल की तस्वीर अगर आप देखें तो इसमें बताया गया है कि 67 लोग जो है अभी ऑक्सीजन बेड पर यहाँ पर है और टोटल कोविड ऑक्यूपाइड जो है वो 7 वेंटिलेटर बेड पे यहाँ पर भी मरीज मौजूद है। तो इस तरीके से हर अस्पताल के बाहर डेटा जो है वो अवेलेबल है। हालांकि अगर रेशियो की बात करें तो बेड ज़्यादा खाली है और अभी कम लोग उनमें भर्ती हुए हैं। कल की अगर बात की जाए जो डेटा दिल्ली सरकार की तरफ से मिला है तो 782 लोग अभी दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 22 वेंटिलेटर पर हैं और 140 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं। वरना जो लोग अभी अस्पतालों में भी एडमिट है 550 के लगभग, वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ है। और इसके अलावा जो तमाम केसेस आ रहे हैं वो लोग घर पे होम आइसोलेटेड है, घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। तो डॉक्टर्स जब ये बात कह रहे हैं कि ये माइल्ड है तो वो इस बात से भी प्रूफ हो रहा है कि अस्पतालों में बहुत ज़्यादा रश नहीं है, भीड़ नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, कल दिल्ली में 10,665 मामले थे, 11% पॉजिटिविटी रेट था। तो ये मामले दर्शकों को एक बार फिर से आंकड़ा बता दें हम, डॉक्टर्स की तरफ से क्या तैयारियां की गई है और डॉक्टर्स का क्या कहना है। डॉक्टर्स के मुताबिक मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। अभी तक तीसरी लहर की शुरुआत के केवल अंदेशे थे, लेकिन अब लोगों
ने डरना तो अब शुरू कर दिया है, लेकिन अब मुंबई के अस्पतालों में जिस तरह कोरोना मरीजों की बाढ़ आने लगी है, उसे खुद डॉक्टर ने कोरोना की तीसरी लहर करार दे दिया है, जिसका असर वहां के अस्पतालों में सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है। पिछले 10 दिनों में मुंबई के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 100 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए मुंबई के सबसे बड़े नेस्को कोविड सेंटर में जहां 26 दिसंबर तक कोरोना के सिर्फ 7 ही मरीज भर्ती थे, उनकी संख्या अब 700 के पार पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से कोविड सेंटर को नए मरीजों को भर्ती करने के लिए नए कोरोना वार्ड तैयार करने पड़ रहे हैं, यानी बेड की संख्या वहां पे कम पड़ रही है। इस बीच देश में कोरोना के केसेस में बड़ा उछाल। ये पूरे देश की स्थिति की हम बात करें, 24 घंटे में 90,928 आंकड़ा। कोरोना से 24 घंटे में 325 लोगों की मौत भी हुई है। 19,206 ऐसे कोरोना के मरीज हैं जो कि पिछले 24 घंटे में ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के केसेस में बड़ा उछाल आ चुका है। यही वजह है कि ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर अस्पतालों की क्या स्थिति है, क्या आपात स्थिति से निपटने के लिए हम सभी तैयार हैं। मेडिकल सुविधा के स्तर पे, डॉक्टर्स के स्तर पे और राज्य सरकारें क्या क्या कदम उठा रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, देश में आंकड़ों के लिहाज से बड़ा उछाल, 1 लाख से बहुत ही कम बढ़ोतरी, मतलब 90,000 से ज्यादा। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है और बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक दिन में 48,000 केस एक दिन पहले आए थे, यानी कि कल का अगर आंकड़े की बात करें तो पूरे देश में 48,000 केस थे। आज 90,000 से ज्यादा केस है, डबल से भी ज्यादा। 28 तारीख का जो आंकड़ा था वो 9,000 था, आज 90,000 से ज्यादा। तो 10 दिन में 10 गुना देश में कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। तो बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम सेकंड वेव की पीक की बात करें तो 4,14,000 केस एक दिन में आया था, जो आंकड़ा सबसे ज्यादा था। तो 1 लाख के आसपास तो आंकड़े अभी पहुंच गए हैं। अस्पतालों में बेड्स भले ही खाली हैं, लेकिन कोरोना के मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये मरीज जो हैं घर पर आइसोलेटेड हो रहे हैं, घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं, क्योंकि सरकार का बार बार ये परेशानी बढ़ी हुई है। रवि, एक बार मैं फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइंस अब बीएमसी ने जारी की है। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों को एडमिट करने के लिए बीएमसी की इजाजत जरूरी होगी। निजी अस्पतालों को मैक्सिमम बेड की कैपेसिटी को एक्टिवेट करने को कहा गया कह दिया गया है, और मरीज अगर मोविड है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने को कहा गया है। बेड की कमी होने पर मरीज की हालत को देखते हुए 3 दिन में डिस्चार्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। विवेक इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएमसी के गाइडलाइंस का किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है? रिमा, देखिए, बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की और साफ तौर पे कहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो कोरोना पेशेंट को एडमिट करने से पहले उसकी सारी जानकारी बीएमसी को देंगे, यानी कि बीएमसी पूरा डेटा रिकॉर्ड करना चाहती है कि कितने पेशेंट आए हैं। लेकिन देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह कि सिर्फ मुंबई में 15,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट कल आए हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 26,000। तो अंदाजा लगाए कि फिर से एक जो वेव 1 और वेव 2 में एपिक सेंटर बनता रहता है मुंबई और महाराष्ट्र, फिर से बनता जा रहा है। इस समय हम नेस्को कोविड सेंटर में मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूँ। 11 दिन पहले इस अस्पताल में जहाँ पे मौजूद है सिर्फ 7 पेशेंट थे, और 11 दिन बाद देखिए यहाँ का डेटा है। आज की तारीख में बात करूँ तो करंट एडमिशन यहाँ पे 861। तो रीमा, आप अंदाजा लगाइए कि 11 दिन पहले। विवेक, मैं आपके पास लौटूंगी और आंकड़े समझूंगी और बीएमसी के गाइडलाइंस का क्या असर हो रहा है ये भी हम जानेंगे आपसे। लेकिन अब यूपी की हम बात करेंगे। यूपी की राजधानी में क्या असर है, लखनऊ में कोरोना के आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। इससे देखते हुए लखनऊ के अस्पताल को पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में अभी 200 बेड खाली है। सभी कोविड बेड पर ऑक्सीजन और दवाई रखी हुई है। अस्पताल में अभी 150 स्टाफ को पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, यानी आपात स्थिति से तैयार रहने के लिए, निपटने के लिए तैयारियां कर दी गई है लखनऊ में। अमित लोक बंधु अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जो तस्वीरें और जो आंकड़ा और जो स्थिति हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, उसके लिहाज से क्या हमारे लखनऊ में अभी तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है? आपात स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोक बंधु अस्पताल में और सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं। देखिए, 200 बेड है यहाँ पर कोविड के लिए तैयार किया गया है। कमोबस ऐसा ही आलम लखनऊ में जितने भी कोविड अस्पताल है वहाँ किया गया, और यहाँ पर एक भी बेड जो है वो भरा नहीं गया है। यानी जो मरीज आ रहे हैं वो मरीज जो है वो घर पे ही उनका इलाज हो रहा है। एक दूसरे जगह मैं आ गया हूँ। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, MS हैं इस अस्पताल के। मैं सबसे पहले तो बोलूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। डॉक्टर साहब, एक भी मरीज आप
आपके यहाँ नहीं है? नहीं, अभी आज की डेट में हमारे पास कोविड का कोई मरीज नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है 200 बेड की। जैसे ही कोई पेशेंट आएगा तो हम लोग उसको लेकर और एडमिट कर लेंगे। कल आपने यहाँ पर टेस्ट करवाए थे आपके स्टाफ के 150 स्टाफ का, इसमें से 3 पॉजिटिव आए। जी, हम लोगों ने प्रिकॉशनरी ऐसे ही 150 लोगों का से 175 लोगों का कल RT-PCR टेस्ट कराया, जिसमें 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। उन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा, उनको कोई सिम्टम नहीं था, एसिम्टोमेटिक थे, और उनको कहा गया कि घर पर रहे। उन लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी हम लोग प्रतिदिन ले रहे हैं और बाकी सैनिटाइजेशन का काम। चलिए, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी अमित। तस्वीरें हम वहां से लखनऊ से दिखा रहे हैं और भी जगहों की स्थिति हम दिखा रहे हैं, और बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। और इस बीच हम पीएम की सुरक्षा से जुड़ी खबर एक बार फिर से बताते हैं। पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे की हम बात आपको बताएंगे, लेकिन यहां बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद कोरोना पर भी बात होगी और फिरोजपुर को लेकर भी बात होगी। 5 राज्य, 690 सीट।